हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विस्तार करने के नियम। ठीक है, वर्ण विस्तार करने के नियम। तो उसमें पहले नोट करके लिखते हैं वर्ण विस्तार करने के नियम। वर्ण विस्तार करने के नियम, इसमें क्या आता है? सबसे पहले भाषा। भाषा किसे कहते हैं? बोलने की शैली को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, अब ये भाषा बनती किससे है? भाषा बनती किससे है? भाषा में सबसे पहले क्या आता है? ध्वनि। ध्वनि सबसे पहले भाषा में हम ध्वनि निकालते हैं। ठीक है, ध्वनि के बाद अपना क्या आता है? ध्वनि के बाद आता है अपना वर्ण। वर्ण, ध्वनि से वर्ण बनता है, वर्ण के बाद बनता है शब्द। ध्वनि, वर्ण, शब्द, शब्द के बाद बनता है अपना पद। पद के बाद बनता है वाक्य। वाक्य के बाद बनता है अनुच्छेद, लेखन। अनुच्छेद लेखन के बाद अपना बनेगा निबंध। निबंध। ठीक है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन, निबंध। ठीक है, तो ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है, ध्वनि के बाद आता है अपना वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये भी ध्वनि की तरह भाषा की, वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा पॉइंट इसमें बनेगा, ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। लिखित इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। अभी ये वर्ण के बाद अपना आता है शब्द। शब्द क्या है? शब्द भाषा की लघुतम सार्थक इकाई। यह है भाषा की लघुतम सार्थक इकाई, हम शब्द को कहते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट बनेगा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थ के आधार पर। अब इसके बाद शब्द के बाद क्या आता है? पद।
पद, पद किसे कहते हैं? वे शब्द जो अपने साथ वाक्य ले आते हैं। पद वे शब्द जो अपने साथ वाक्य ले आते हैं उसे पद कहते हैं। वे शब्द जो अपने साथ वाक्य ले आते हैं उनको हम पद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि गंगा जल, गंगा जल हो गया, ये एक शब्द हो गया। इसका हम विग्रह करेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? गंगा का जल। ये क्या आ गया? का क्या है? का एक कारक है, का एक कारक है। ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। ठीक है, ये कारक आ गया, ये उत्तर पद, ये पूर्व पद। ठीक है, अब ये इसके बाद आते हैं अपन वाक्य पे। वाक्य क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? यह भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। ठीक है, यह भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है। इसके बाद सीधा अनुच्छेद लेखन और निबंध बचता है। यह भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है, इसमें हम भाषा का पूरा ज्ञान हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक शब्द का अर्थ बता दे, जैसे कहते हैं एक शब्द का अर्थ निकाल दे, उसे हम वाक्य कहते हैं। एक वाक्य का अर्थ निकाल दे, जैसे कि निर्धन। निर्धन, निर्धन में क्या अर्थ निकलेगा? निर्धन में अर्थ निकलेगा जिसके पास धन नहीं, धन विहीन। जिसके पास धन नहीं है, निर्धन उसे कहते हैं जिसके पास धन नहीं है। अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? अनुच्छेद लेखन में हम आलेखन बनाते हैं। अनुच्छेद लेखन में हम आलेखन बनाते हैं। और निबंध किसे कहते हैं? निबंध आप जानते हैं, निबंध किसे कहते हैं? जिसमें हम एक कहानी के तौर पर लिख दें, उसको हम निबंध कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको जानते हैं, ये एक तरीके का निबंध ही लिखा है। चले अब आते हैं स्टार्टिंग से। भाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, फिर अनुच्छेद लेखन, फिर निबंध। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि को कहते हैं। वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण को कहते हैं। शब्द भाषा की लघुतम सार्थक इकाई, लघुतम सार्थक इकाई हम शब्द को कहते हैं, जो जिसके मतलब अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द को कहते हैं। पद कैसे कहते हैं? वे शब्द जो अपने साथ वाक्य ले आते हैं, वे शब्द जो अपने साथ वाक्य ले आते हैं उसे हम पद कहते हैं। जो अपने साथ वाक्य है तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे कि गंगा जल, इसका विग्रह करेंगे गंगा का जल, इसमें एक कारक आ गया, का को हम कारक कहते हैं, माना जाएगा। विग्रह करेंगे तो ये बीच में कारक आ गया, तो ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। ठीक है, अब ये क्या है? वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, जिसमें हम भाषा का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, उसको भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कहते हैं। जैसे एक शब्द का हम अर्थ निकाल दें, एक शब्द की व्याख्या करके हम एक शब्द का अर्थ निकाल दें, उसे हम
वाक्य कहते हैं, उसको हम पूर्ण सार्थक इकाई कहते हैं। जैसे कि निर्धन, निर्धन क्या है? जिसके पास धन नहीं, धन विहीन जिसे कहते हैं उसे हम निर्धन कहते हैं। जैसे भिक्षुक, जिसके, वो तो भिक्षुक हो गया, जिसके पास धन नहीं है, धन विहीन, उसे हम निर्धन कहते हैं। अब ये अनुच्छेद लेखन क्या है? अनुच्छेद लेखन में हम आलेखन बनाते हैं, ठीक है। और निबंध, जिसमें हम एक कहानी के तौर पर लिख दें, उसको हम निबंध कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। लिखिएगा पहला, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? दूसरा लिखिएगा, भाषा की लिखित इकाई, सबसे छोटी, सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं? अब दूसरा लिखिएगा, तीसरा, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई। लघुतम सार्थक इकाई। तीसरा लिखिएगा, चौथा, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई किसे कहते हैं? अब लिखिए, अनुच्छेद लेखन की छोटी इकाई। अनुच्छेद लेखन की छोटी इकाई किसे कहते हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा, दूसरा क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई, भाषा की सबसे, वो अनुच्छेद लेखन की छोटी इकाई, ठीक है, अनुच्छेद लेखन की छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसको कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं? वर्ण को, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई किसे कहते हैं? सार्थक इकाई शब्द को। अनुच्छेद लेखन की छोटी इकाई, ये हो गया अनुच्छेद लेखन, इससे छोटी इकाई वाक्य। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्ण। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, ये हो गया वर्ण। वर्ण, सबसे पहले वर्ण क्या है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं अपने दो प्रकार के, ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के? तो वर्ण होते हैं दो प्रकार के, जैसे कि वर्ण होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। पहला वर्ण क्या होता है? स्वर, व्यंजन, स्वर व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर कैसा होता है? ये स्वतंत्र होता है, वह स्वर है जो वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। स्वर है जो वो स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन है ये परितंत्र होते हैं। ये स्वरों की सहायता से बनाए जाते हैं। बनते हैं या बनाए जाते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, ठीक है। स्वर, व्यंजन। अब ये स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन होते हैं वो परितंत्र होते हैं। व्यंजन है जो वो स्वरों की सहायता से बनते हैं। स्वर
स्वरों की सहायता से व्यंजन बनते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख लेंगे आप वर्ण विस्तार के नियम, वर्ण विस्तार के नियम। ठीक है, वर्ण विस्तार के नियम किसे कहते हैं? वर्ण विस्तार के नियम किसे कहते हैं? ठीक है, आप बताएंगे वर्ण विस्तार के नियम किसे कहते हैं। जब लिखिएगा, जब किसी शब्द पर स्वर दिया जाता है तो वर्ण विस्तार, जब किसी शब्द पर वर्ण दिया जाता है तो वर्ण विस्तार करते समय, लिखिएगा, वर्ण विस्तार करते समय स्वर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। स्वर वर्ण विस्तार करने के नियम, जैसे कि जब किसी शब्द पर स्वर दिया जाता है तो वर्ण विस्तार करते समय स्वर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लिख लीजिएगा, जैसे हो गया ईख, इसका हम क्या होगा इसमें, जैसे ये पहला अक्षर अपना ये क्या है, ये स्वर है। स्वर को हम कैसे लिख देंगे? स्वर को हम जैसे का तैसा लिख देंगे, ई का ई। ठीक है, अब इसमें क्या स्वर है जो, उसको हम कैसे लिखेंगे? ई में अब एक खा, ठीक है, स्वर हो गया ई। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लिखिए, जैसे आम, आम को कैसे लिखेंगे हम? आ का आ उतार देंगे, ज्यों का त्यों बोला ना अभी, ज्यों का त्यों, स्वर है अपना जो, वो ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, ये माँ में नीचे हलंत लगा के ये आ जाएगा इस पे। अब खा में हलंत लगा देंगे, जैसे ओ सॉरी खा, इसमें भी आ जाएगा। ये आप बाद में बताएंगे, ये व्यंजन में बताएंगे। ये स्वर हो गया, ये भी स्वर है, ये व्यंजन है, ये बाद में बताएंगे। अभी स्वर चल रहा है, अभी स्वर बताएंगे। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग लिखिएगा, दूसरा नियम, ये पहला हो गया। दूसरा नियम, दूसरा, पहला हो गया जिसमें हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, स्वर को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब दूसरा नियम आइएगा, जब किसी शब्द में व्यंजन, जब किसी शब्द में व्यंजन दिया जाता है, दिया हो या दिया होता है तो वर्ण विस्तार, जब किसी शब्द में व्यंजन दिया होता है तो वर्ण विस्तार करते समय, वर्ण विस्तार करते समय, लिखिएगा, वर्ण विस्तार करते समय व्यंजन, वर्ण विस्तार करते समय व्यंजन से स्वर को अलग करके व्यंजन में हलंत लगा देते
हैं। दूसरा नियम, जब किसी शब्द में व्यंजन दिया होता है तो वर्ण विस्तार करते समय व्यंजन से स्वर को अलग करके व्यंजन में हलंत लगा देते हैं। हलंत लगाते थे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिखिएगा राजन, ये पहला एग्जाम्पल। आप दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा मोहन। ठीक है, अब इसका राजन क्या बनेगा, रा में हलंत लगाएंगे, क्या आ जाएगा, इसमें बड़ा की मात्रा आई, बड़ा आ गया। ठीक है, इसमें हलंत लगा दिया। अब जा में क्या आ गया, जा का जा आ गया, इसमें हलंत लगाया। जा में क्या उच्चारण आया, आ का। अब ना आया, ना में हलंत लगाया, इसमें किसका उच्चारण आ रहा है, ना में, ना में भी आ का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, जैसे मोहन, मोहन में क्या करेंगे, मोहन का माँ उतार देंगे। ठीक है, मोहन का माँ देंगे, माँ में हलंत लगाएंगे, इसमें ओ की मात्रा आ जाती है। ठीक है, ओ की मात्रा, मोहन में ओ की मात्रा आ गई। ठीक है, ओ हो गया, ओ की मात्रा आ गई, ओ हो गया। अब फिर हा आ गया, हा में भी किसकी मात्रा है, हा में हलंत लगाया, हा में भी आ गया। अब ना बचा, ना में हलंत लगाया, इसमें भी आ की मात्रा आई, ये हो गया अपना। ठीक है, जैसे कि अब इसका हम बता रहे हैं, जब किसी शब्द में व्यंजन दिया होता है तो वर्ण विस्तार करते समय व्यंजन से स्वर को अलग करके व्यंजन में हलंत लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दिया एग्जांपल की राजन, रा में हलंत लगाया, आ का उच्चारण आ गया, बड़े आ का। जा में हलंत लगाया, आ का उच्चारण आ गया। अब ये ना में हलंत लगाया, आ का उच्चारण आ गया। अब ये माँ में, मोहन में माँ में हलंत लगाया, ओ का उच्चारण आ गया। हा में हलंत लगाया, आ का उच्चारण आ गया। ना में हलंत लगाया, आ का उच्चारण आ गया। ठीक है, रूल नंबर तीसरा लिखिएगा, रूल नंबर तीसरा, जब किसी शब्द में व्यंजन अधूरा दिया हो, अधूरा दिया जाता है तो अधूरा दिया जाता है तो उसे पूरा करके जब किसी शब्द में व्यंजन अधूरा दिया जाता है तो पूरा करके उसके नीचे हलंत लगा के, उसके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं, मतलब लगा देते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया सत्य, सत्य का क्या बनेगा, सत्य का क्या बनेगा बताइएगा, सत्य का क्या बनेगा, सत्य का बताइएगा। जैसे सत्य का अर्थ बनेगा सा में सा आ गया, सा में सा आ गया। ठीक है, सा का मतलब स्वर पहले पूरा का पूरा उतार दिया। अब ये जो ता है, सत्य ता, ता में हलंत लगा देंगे, पूरा ता कर देंगे, ता में हलंत लगा देंगे, पूरा ता कर देंगे। अब यह है ये, या में हलंत लगाएंगे, आ का उच्चारण आ जाएगा, छोटे आ का उच्चारण आएगा। ठीक है, दूसरा जैसे हम लिख देंगे मत्स्य, मत्स्य में हलंत का प्रयोग करेंगे, जैसे कि माँ का स्वर, ये स्वर हो गया, माँ का माँ उतार देंगे। ठीक है, अब ये आ गया ता में हलंत लगाएंगे, ता बड़ा हो जाएगा,
और फिर सा में हड़ंत लगाएंगे, सा पूरा हो जाएगा। अब ये बचा या में हड़ंत लगाएंगे तो आ का उच्चारण आएगा, छोटे आ का उच्चारण आएगा, ठीक है, छोटे आ का उच्चारण आएगा। तो जब किसी शब्द में व्यंजन अधूरा दिया जाता है तो उसे पूरा करके उसके नीचे हड़ंत का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सत्य, सा का सागे, ये अपना क्या है, ये स्वर है, स्वर, ठीक है। अब ता में है, आदत है सत्य में, ठीक है, तो हड़ंत लगा देंगे, पूरा पूरा हो जाएगा। अब या में है, या में हड़ंत लगाएंगे तो ये आ जाएगा उच्चारण के लिए। अब ये मत्स्य में है, माँ में हड़ंत नहीं लगेगा, माँ क्योंकि ये भी स्वर है, ठीक है, स्वर है। अब ता आधा है अपने, इसमें स्वर वो हड़ंत लगाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अब ये सा भी हमारा आधा है, इसमें हड़ंत लगाएंगे, ये पूरा हो जाएगा। अब या में हड़ंत लगाने से इसका क्या उच्चारण क्या निकलेगा, आ इसमें छुपा हुआ है तो ये आ जाएगा, ठीक है।